वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 400 सब्सक्राइब होने के बाद हाई नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो। चैप्टर 101। इतना बोल खुद को रुद्र से छुड़ाकर बेड पर बैठ जाती है। रुद्र भी कुछ नहीं बोलता है और अपने कोट को उतार वही रख देता है और अपनी शर्ट की बटन को खोलने लगता है। गौरी बेचारा सा चेहरा बनाकर कभी रुद्र को देखती तो कभी बुक को। वही रुद्र अपनी शर्ट उतार देता है। रुद्र को शर्ट लेस देख गौरी अपनी आंखें बंद कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? बाथरूम में जाए। गौरी को ऐसे देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, क्या सोना तुमने ये सब देखा है, फिर भी शर्मा रही हो? अब आगे। गौरी को शर्माते देख रुद्र मुस्कुरा देता है और उसके गालों को पकड़ कर बोला, ओह माय लव यू आर सो क्यूट। इतना बोल गौरी के होठों को चूम लेता है। गौरी बस रुद्र को देखे जा रही थी, तभी गेट नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुन रुद्र गौरी से दूर होता है और बोला, अंदर आ जाओ। रीत अंदर आती है। उसके हाथ में ट्रे देखती है जो ऊपर लेट से ढकी हुई थी। गौरी ट्रे को देखते हुए बोली, इसमें क्या है? रीत मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए। गौरी खुश होकर बोली, सच्ची? इतना बोल दौड़ते हुए बेड से उतर कर नीचे आ जाती है। गौरी के चेहरे में मुस्कुराहट देख रुद्र भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम में चला जाता है। रुद्र शावर लेने लगता है। यहाँ गौरी प्लेट को हटाकर ट्रे देखी है जिसमें उसने जो रुद्र से मंगाया था वो सब कुछ रखा था और मोतीचूर के लड्डू भी थे, जिसे देख वो और ज्यादा खुश हो जाती है। रीत बोली, तुम खाओ, मैं माँ के पास जाती हूँ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और एक एक चीज को बहुत प्यार से देखती है। ये सब गौरी बहुत दिन बाद कर रही थी, इसलिए उसके मुंह में पानी आ रहा था, जिसे वो गटक लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। अब दो सभी के स्वाद ले लेकर खाने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है पल्लवी जी टेबल पर खाना लगा रही थी। पार्थ जाकर कुर्सी में बैठ जाता है और बोला, माँ खाना बन गया? पल्लवी जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाली थी, चलो खाते हैं। पार्थ हाँ में सिर हिला देता है और अब दोनों खाने लगाते हैं। पार्थ खाते हुए बार बार पल्लवी जी को देख रहा था, जिसे पल्लवी जी भी गौर कर लेती हैं और पार्थ को बिना देखे खाते हुए बोली, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो कर सकते हो, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पल्लवी जी की बातों को सुन पार्थ बोल, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। पल्लवी जी, हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। पार्थ बोला, मैं और तनु एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने एक दूसरे को अपनी फीलिंग के बारे में बात भी दिया है। पर इतना बोल पास रुक जाता है। पल्लवी जी पार्थ को देखते हुए बोली, पर क्या? पार्थ बोल, आज उसके पापा मुझसे मिल और उन्होंने मुझे और आपको अपने घर बुलाया है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी तनु के घर उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, प्लीज माँ? पार्थ की बातों को सुन पल्लवी जी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, तुमको पता है ना, मुझे घर से बाहर निकालना पसंद नहीं है, फिर मैं कैसे तनु के घर जा सकती हूँ? क्या वो लोग हमारे घर नहीं आ सकते? पार्थ बोल, मैं ये सब बोलते ही वाला था, पर उसके पापा बहुत ज्यादा नाराज थे, जिसे देख मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाया और मैं तनु को भी उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने हामी भर दी। प्लीज माँ, एक बार, बस एक बार मेरे लिए। ये सब पार्थ बहुत ही प्यार से बोल रहा था, जिसे देख पल्लवी जी माना नहीं कर पाती और बोली, अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, पर शाम के टाइम। पार्थ हो के माँ इतना बोल खुश हो जाता है। पार्थ अब खुशी खुशी खाना खाने लगता है, पर पल्लवी जी के चेहरे पर कोई भी खुशी के भाव नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जिसे वो पार्थ के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। अब दोनों खाना खाकर अपने रूम चले जाते हैं। पार्थ कमरे में जाता है और तनु को कॉल करता है, पर तनु कॉल रिसीव नहीं करती है। पार्थ बहुत खुश था, इसलिए वो तनु को मैसेज कर देता है, कल मैं और माँ तुम्हारे घर आ रहे हैं शाम के समय। इतना मैसेज कर वो अपने बेड पर लेट जाता है, आंखें बंद करके, और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वही तनु अपने रूम में आती है और अपने मोबाइल को देखती है, जिसमें पार्थ के 2 मिस कॉल थे। तनु जैसे ही कॉल करने के लिए जाती है, तभी उसे पार्थ का मैसेज दिखता है और वो मैसेज खोल पड़ती है और खुश होकर उछल पड़ती है। तनु पार्थ को कॉल करती है, पर पार्थ कॉल रिसीव नहीं करता है। तनु मोबाइल को देखते हुए बोली, लगता है सो गए, कोई बात नहीं, कल बात कर लूंगी। इतना बोल वो भी बेड पर लेट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ गौरी सारी चीजें खत्म कर लाडू खा रही थी, तभी रुद्र बाथरूम से टॉवेल में बाहर आता है। गौरी एक नज़र रुद्र को देखती है और इग्नोर कर लाडू खाने लगती है। रुद्र गौरी को देखता है और चिढ़ जाता है
उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उसकी बीवी एक लड्डू के लिए उसे इग्नोर कर दे। इसलिए वो गौरी को घूरते हुए देखता है और जाकर गौरी के सामने खड़ा हो जाता है। इस वक्त रुद्र बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। रुद्र के माथे में बिखरे बाल, उसके चेस्ट के धीरे धीरे बहता हुआ पानी जो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। गौरी अपनी नज़रें उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र को देख गौरी चौंक जाती है और वो एक पूरा लाडू अपने मुंह में डाल लेती है और मासूमियत से रुद्र को देखती है, जिससे गौरी के गाल फूल जाते हैं और वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। रुद्र गौरी को देख बोला, क्या हुए माय लव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? गौरी अपने मुंह के लाडू को धीरे धीरे चबाते हुए बोली, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? जाए कपड़े पहन लीजिए, आपके शरीर से पानी टपक रहा है। इतना बोल गौरी अपने लड्डू को खाने लगती है। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को घूरते हुए बोला, तुम्हारा हो गया? गौरी, हाँ बस लाडू बचे, वो मैंने लास्ट में खाने के लिए बचाया है। आपको भी चाहिए तो आप एक ले सकते हैं। रुद्र बोला, मुझे लाडू नहीं खाना है, मुझे तो तुमको खाना है, चलो मेरे साथ। रुद्र की बातों को सुन गौरी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। गौरी बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे कैसे खा सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, सोना मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। इतना बोल गौरी के हाथों को पकड़ उसे गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर बेड में लेटा देता है। गौरी रोनी सूरत बनाकर बोली, मुझे अभी और खाना है, प्लीज खाने दीजिए ना। रुद्र अपनी सख्त आवाज में बोला, बस बहुत हुआ, अब जो भी खाना है बाद में खाना, अभी के साथ इतना काफी है। इतना बोल गौरी की होठों को देखता है और अपने होठों को रख देता है। गौरी रुद्र को दूर करने के लिए रुद्र के सीने पर अपने हाथों को रख देती है और उसे हटाने लगती हैं, पर रुद्र गौरी की कमर को सहलाने लगता है, जिससे गौरी शांत हो जाती है। रुद्र गौरी के होठों को छोड़ गौरी के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए बोला, सोना तुम्हारे होठ तो बहुत टेस्टी है। रुद्र की बातों को सुन गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो मैंने अभी अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं ना, इसलिए। रुद्र गौरी के होठों पर अपनी उंगली को चलाते हुए बोला, वैसे मुझे तुम्हारे होठ हमेशा ही टेस्टी लगाते हैं। इतना बोल गौरी के होठों में फिर अपने होठों को रख देता है और उस पर अपनी जीभ को चालने लगता है और गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र को फील करने लगती है। रुद्र गौरी की कुर्ती की चैन को खोल देता है और धीरे धीरे गौरी के शरीर से उसके कपड़ों को उतार देता है। इस वक्त रुद्र एक टॉवल पर और गौरी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए लेती थी। रुद्र अपनी जीभ को गौरी की गौरी गर्दन पास चालने लगता है और सक भी कर रहा था, जिससे गौरी मचल जाती है और रुद्र के चेस्ट को कसकर पकड़ लेती है, जिससे गौरी के नाखून रुद्र के सीने में गाड़ जाते हैं। पर रुद्र को तो कोई दर्द महसूस हो ही नहीं रहा था। वही गौरी तेजी से ब्रीथिंग करते हुए रुद्र को देख रही थी। वही रुद्र गौरी से थोड़ा दूर होता है और उसे गौर से देखने लगता है। रुद्र की नज़रों को खुद पर देख गौरी शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी के पास जाकर उसे सीने पर अपने चेहरे को रख घूमने लगता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी कसकर रुद्र के बालों को पकड़ लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही रुद्र उसके सीने पर अपने होठों को रख सक करने लगता है। उस गौरी आहें भरते हुए रुद्र को खुद से दूर करने लगती है, क्योंकि सुबह भी रुद्र ने उसके साथ यही सब किया था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर अभी दर्द था। रुद्र गौरी के हाथों को पकड़ लेता है और बोला, ये सब कराना बेकार है सोना, इसलिए तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इतना बोल गौरी को देख मुस्कुरा देता है। वही गौरी गहरी सांसें ले रही थी। गौरी को शर्म से लाल हो गई थी। वो रुद्र के सीने से लग जाती है। वही रुद्र टेढ़ी स्माइल करते हुए गौरी के गोरे शरीर में अपनी हाथों को चालने लगता है, जिससे गौरी मचलने लगती है। रुद्र गौरी के साथ फोरप्ले करने लगता है, जिससे गौरी कसकर बैग की सीट को पकड़ लेती है और अब पूरे कमरे में गौरी की सिंसकियां लगातार गूंजने लगती हैं। रुद्र रुक नहीं रहा था। गौरी कसकर रुद्र के कंधे को पकड़ लेती है और गहरी सांसें लेने लगती है और बोली, दर्द हो रहा है, प्लीज रुक जाए। गौरी की बातों को सुन रुद्र रुक जाता है और गौरी के चेहरे को देखते हुए बोला, नहीं सोना, अब मैं नहीं रुक सकता हूँ और ये तो मेरा प्यार है जो तुमको बर्दाश्त करना ही होगा। इतना बोल रुद्र गौरी के होठों को चूमने लगता है। अब रुद्र धीरे धीरे खुद को उसके अंदर समाते हुए गौरी को किस कर रहा था।
जिससे गौरी की दर्द भारी चीखें उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है। गौरी के आंखों से आंसू बह जाते हैं। रुद्र गौरी से थोड़ा दूर होता है और उसके बहते हुए आंसू को पीते हुए बोला, बस कुछ पल कर दर्द और है। सोना। गौरी उसकी बातों को सुन अपनी दर्द भारी आंखों से देखने लगती है और बोली, आप बहुत बेरहम हैं। गौरी की बातों को सुन रुद्र टेढ़ी स्माइल कर देता है और उसके माथे से अपने माथे को जोड़ लेता है और उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, मैं अब जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और अब तुमको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा पूरी जिंदगी। इसलिए इन सब की आदत डाल लो सोना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माई लव। पहली बार रुद्र के मुझसे आई लव यू सुन गौरी चौंक जाती है। चैप्टर 102। गौरी उसकी बातों को सुन अपनी दर्द भारी आंखों से देखने लगती है और बोली, आप बहुत बेरहम हैं। गौरी की बातों को सुन रुद्र टेढ़ी स्माइल कर देता है और उसके माथे से अपने माथे को जोड़ लेता है और उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, मैं अब जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और अब तुमको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा पूरी जिंदगी। इसलिए इन सब की आदत डाल लो सोना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माई लव। पहली बार रुद्र के मुझसे आई लव यू सुन गौरी चौंक जाती है। अब आगे ये गौरी के लिए एक सपने को तरह था। आज तक कभी रुद्र ने गौरी को आई लव यू नहीं बोला था। वही रुद्र गौरी के होठों को चूम लेता है। गौरी रुद्र के गाले में अपने हाथों को डाल लेती है और अपनी आंखें बंद कर रुद्र को फील करने लगती है। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अगली सुबह गौरी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है रुद्र उसे कस के पकड़कर इसके सीने में अपने सर को रखकर सो रहा है। गौरी रुद्र को देख मुस्कुरा देती है और अपने उंगलियों से उसके बालों में चलाते हुए बोली, आई लव यू रुद्र। इतना बोल रुद्र के माथे को चूम लेती है। तभी गौरी की नज़र घड़ी पर जाती है तो देखती है सुबह के 8 बज चुके थे। गौरी बोली, आज फिर मैं कितनी देर तक सो रही थी और ये सब इनकी वजह से है। इतना बोल रुद्र को घूरने लगती है तो देखती है रुद्र तो गहरी नींद में सो रहा था। गौरी रुद्र के अपने ऊपर से उठने लगती है पर वो तो उसे हिला भी नहीं पाती है। गौरी के हिलाने से रुद्र की जरूर आंखें खुल गई थी। रुद्र अपने सर को ऊपर कर अपनी खुली आंखों से गौरी को देखता है और बोला, क्या हुआ सोना, तुम ये सब क्या कर रही हो। गौरी अपनी धीमी आवाज में बोली, वो मुझे उठना था। रुद्र आंखें खोल अपने मोबाइल में टाइम देखता है और बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी 8 तो बाजे है और तुमको कहाँ जाना है। वैसे आज संडे है, मेरी नहीं पर तुम्हारी तो छुट्टी है। गौरी अपनी नज़ारे नीचे कर बोली, मुझे नीचे जाना है, कल से मैं इस कमरे में हूँ। रुद्र गौरी की कमर के कसकर पकड़ अपने पास करता है और बोला, थोड़ी देर मेरे साथ ऐसे ही रहो फिर चले जाना। गौरी को पता था रुद्र से जिद करना बेकार है इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप लेट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ जल्दी जल्दी तैयार हो गया था। उसे बाजार जाना था तनु और इसके परिवार के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए, पर वो अकेले ना ही जाना चाहता था, इसलिए उसने रीत को भी बुला लिया था ताकि रीत उसकी कुछ हेल्प कर सके। दोनों बाहर ही मिलने वाले थे। पार्थ मॉल के बाहर खड़ा रीत का वेट कर रहा था। काफी टाइम हो गया था पर रीत अभी तक नहीं आई थी। पार्थ अब थोड़ा गुस्से में सड़क को घूर रहा था, तभी उसकी नज़र समाने से आती लंकी पर जिसे देख वो बस देखता ही रह गया। वो लंकी कोई और नहीं रीत थी। रीत ने व्हाइट कलर का अनारकली सूट हुए था, बालों को रोल कर खुला छोड़ रखा था। पार्थ की नज़ारे रीत पर टिकी गई। रीत धीरे धीरे कदमों से पार्थ के पास आती है और बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। रीत के बोलने पर पार्थ अपने होश में आता है और इधर उधर देखने लगता है। पार्थ को नजरें चुराते देख रीत बोली, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। पर अपने आंखों में चश्मे को पहनते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना था, तुमने बहुत टाइम लगा दिया। रीत अपने एक कान को पकड़ लेती है और प्यार से बोली, सॉरी अगली बार ऐसा नहीं होगा। रीत की बातों को सुन पार्थ बोला, तुमको लगता है कि अगली बार मैं ऐसा कुछ भी होने दूंगा। पार्थ की बातों को सुन रीत पार्थ को देखती है। रीत के ऐसे देखने से पार्थ मुस्कुरा देता है और बोला, मैं वेट करने की जगह तुमको लेने आ जाऊंगा ताकि तुम मुझे वेट न करा सको। रीत मुस्कुराते हुए, ये आइडिया भी बुरा नहीं है, चलिए अब अंदर चलते हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है और हमें शॉपिंग भी बहुत करनी है। पार्थ चलो, इतना बोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं और दोनों शॉपिंग करने लगते हैं।
यहाँ दूसरी तरफ गौरी उठकर बाथरूम चली जाती है और तैयार होकर नीचे जाती है तो देखती है रश्मि जी कुछ सामान पैक कर रही थी। गौरी रश्मि जी के पास जाते हुए बोली, माँ आप कहाँ जा रही हैं और ये सब सामान कहाँ ले जा रही हैं? रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आज संडे है और मैं अनाथ आश्रम जा रही हूँ, वहाँ के बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामान है। गौरी खुश होते हुए बोली, माँ मैं भी चालू आपके साथ। रश्मि जी मैं तुम्हें ले तो जाती पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे सर पर चोट भी लगी है, मैं कैसे तुम्हें चलने को बोलूँ? गौरी माँ मैं ठीक हूँ, छोटी सी तो चोट थी जो अब ठीक है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए ना। गौरी यह सब बहुत ही प्यार से बोल रही थी जिसे रश्मि जी भी मना नहीं कर पाती है और वह बोली, अच्छा ठीक है, तुम जो एक बार रुद्र को बता दो फिर हम चलते हैं। गौरी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है और दौड़ते हुए सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ से आने लगती है। गौरी देखती है कि रुद्र शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था। गौरी रुद्र के पास जाकर खड़ी हो जाती है और खुद को नॉर्मल कर रुद्र को देखती है और बोली, आप कहीं जा रहे हैं? गौरी के चेहरे पर मुस्कान देख रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी के गाल को पकड़ते हुए बोला, हाँ सोना मैं ऑफिस जा रहा हूँ पर जल्दी आ जाऊंगा। गौरी बोली, कोई जरूरत नहीं है। गौरी की बातों को सुन रुद्र की भौहें सिकुड़ जाती है और वो घुरकर गौरी को देखने लगता है। रुद्र के ऐसे देखने से गौरी घबरा जाती है और बोली, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो कुछ और ही बोल रही थी। रुद्र गौरी के चिन को पकड़ते हुए बोला, अच्छा तो इसका क्या मतलब था, मुझे डिटेल में समझो सोना। रुद्र की बातों को सुन गौरी एक गहरी सांस लेती है और बोली, वो मुझे माँ के साथ अनाथ आश्रम जाना था तो क्या मैं उनके साथ चली जाऊं? इतना बोल अपनी पलकें झपकते हुए प्यार से रुद्र को देखने लगती है, धीरे से बोली, प्लीज। रुद्र अभी भी गौरी को देख रहा था और बोला, नहीं तुमको चोट लगी है, तुमको आराम चाहिए। गौरी मुंह बनाते हुए बोली, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे दर्द भी नहीं होता है, मैं घर में रह रह कर पक चुकी हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। रुद्र रूड आवाज में बोला, नो माय लव, मैं तुमको किसी भी हालात में बाहर नहीं जाने दे सकता हूँ। वैसे भी तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम अपना ध्यान नहीं रखा रही हो और कहीं न कहीं खुद को चोट लगवा लेती हो, इसलिए अब मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। रुद्र की बातों को सुन गौरी बेचारा सा मुंह बना लेती है और बोली, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, पता नहीं अब अपने आप हो जाता है। इतना बोल रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है और बोली, मना जाए ना, मैं आपकी सारी बातें मनाती हूँ, आप मेरी एक या दो बात को मान जाए ना, मुझे घर में अकेले नहीं रहना है। इतना बोल रुद्र को देखने लगती है। रुद्र का मन नहीं था पर गौरी के इतने प्यार से बोलने पर रुद्र न चाहते हुए हाँ बोल देता है और गौरी को देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना और मैं तुमको और माँ को लेने आ जाऊंगा, इसलिए जब वहां से निकलना हो तो मुझे कॉल करना। रुद्र की हामी को देख गौरी खुश हो जाती है और हल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और खुश होते हुए अपने दोनों हाथों से रुद्र के चेहरे को पकड़ उसके होठों को अपने होठों से चूम लेती है और जल्दी से वहां चली जाती है। रुद्र शॉक्ड होकर गौरी को जाते हुए देख रहा था। रुद्र गौरी को देख अपनी होठों पर उंगली रख देता है, छूते हुए बोला, कुछ तो खास है इसमें वारना। रुद्र सिंह राठौर की धड़कनों को बेकाबू करना किसी लड़की के बस की बात नहीं है, पर इसके छूने मात्र से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इतना बोल अपने दिल पर हाथ रख मुस्कुरा देता है और बोला, अब तुम इस दिल में बस चुकी हो और अब तुमको मुझे कोई भी नहीं छीन सकता है, मेरी किस्मत भी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे भगवान से क्यों न लड़ना पड़े। ये सब बोलते समय रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए थे। वही गौरी दौड़ते हुए रश्मि जी के पास जाती है और बोली, माँ मैं आ गई, चलिए चलाते हैं। गौरी को इतना खुश देख रश्मि जी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखती है और बोली, चलो चलाते हैं, और दोनों वहां से निकाल जाती है। यहाँ रुद्र भी ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में गौरी की गाड़ी एक अनाथ आश्रम के सामने रुकती है। गौरी गौर से आश्रम को देख रही थी। गौरी और रश्मि जी गाड़ी से उतरकर आश्रम के अंदर जाती है। वहाँ कुछ बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे जो उन बच्चों को संभाल रहे थे और खेल रहे थे। ये सब देख गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी गौरी की नज़र वहीं बैठे एक लड़के पर जाती है, जिसे देख वो चौंक जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आदि था, जिससे गौरी अपने कॉलेज में मिल चुकी थी। आदि शांत एक जगह बैठा। गौरी आदि के पास जाती है और उसके समाने अपने घुटने में बैठ जाती है और बोली, हेलो आदि, कैसे हो आप?
किसी की आवाज सुन आदि अपनी नजरें उठाकर सामने देखा है और गौरी को देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह बोल, गौरी तुम यहाँ। गौरी बोली, आपने तो मुझे याद ही नहीं किया। आदि आंखों में आंसू लिए हुए गौरी के गाले लग जाता है और बोला, आई मिस यू गौरी। आदि को ऐसे गाले लगाते देख गौरी खुश हो जाती है और वो भी अपने दोनों हाथों से आदि को कसकर पकड़ लेती है और बोली, आप कैसे हो आदि। आदि धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ और मैंने तुमको बहुत याद किया। तभी वहाँ रश्मि जी आ जाती है और गौरी को ऐसे आदि के साथ देख मुस्कुरा देती है और बोली, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। रश्मि जी आवाज सुन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गौरी रश्मि जी को देखते हुए बोली, माँ मैं आदि से अपने कॉलेज में मिली थी और तभी से हम दोनों मिलने के दूसरे को जानते हैं। रश्मि ये तो अच्छी बात है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ काम करके आती हूँ। गौरी हाँ में सर हिला देती है और आदि को देखते हुए बोली, आप मुझे अपना आश्रम नहीं दिखाएंगे। आदि गौरी की बातों को सुन मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, चलिए मैं दिखता हूँ। इतना बोल दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आश्रम में घूमने लगाते हैं। चैप्टर 103। रश्मि जी आवाज सुन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गौरी रश्मि जी को देखते हुए बोली, माँ मैं आदि से अपने कॉलेज में मिली थी और तभी से हम दोनों मिलने के दूसरे को जानते हैं। रश्मि ये तो अच्छी बात है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ काम करके आती हूँ। गौरी हाँ में सर हिला देती है और आदि को देखते हुए बोली, आप मुझे अपना आश्रम नहीं दिखाएंगे। आदि गौरी की बातों को सुन मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, चलिए मैं दिखता हूँ। इतना बोल दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आश्रम में घूमने लगाते हैं। अब आगे थोड़ी देर गौरी और आदि एक दूसरे से बातें करते हैं। गौरी आदि को उठा लेती है अपनी गोद में और बोली, अरे आप यहाँ कैसे हो, आपको यहाँ अच्छा लगता है ना। आदि बेचारा सा मुंह बना का ना में सिर हिला देता है और बोला, नहीं गौरी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, पर मुझे अच्छे से पता है मैं नहीं जा सकता हूँ। इतना बोल आदि उदास हो जाता है। आदि को उदास देख गौरी उसे अपने सीने से लगा लेती है और बोली, आदि आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके कि आज आप मेरे साथ मेरे घर चलो। गौरी की बातों को सुन आदि गौरी को देखने लगता है और बोला, नहीं गौरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, आप परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगी और अब कुछ दिन आप मेरे साथ रहोगे। गौरी की बातों को सुन आदि खुश हो जाता है, पर उसे पता था परमिशन मिलना मुश्किल है, इसलिए वो ज्यादा खुश नहीं होता है। थोड़ी देर में रश्मि जी भी गौरी के पास आ जाती है और बोली, बेटा अब हमें चलना चाहिए। गौरी आदि को अपनी गोद से उतरकर रश्मि जी के पास जाती है और बोली, माँ क्या हम आदि को कुछ दिन के लिए अपने घर ले चले प्लीज। रश्मि जी पहले तो गौरी को देखते हैं, फिर एक नज़र आदि को जो उम्मीद भरी नजरों से उन्हीं को देख रहा था। रश्मि जी मुस्कुराते हुए, तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल रश्मि जी अंदर चली जाती है। वही गौरी और आदि एक दूसरे का हाथ पकड़कर रश्मि जी के आने का वेट कर रहे थे और गेट की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और आश्रम बोर्डन साथ में निकलते हैं। गौरी और आदि उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी रश्मि जी गौरी के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम आदि को हमारे साथ कुछ दिनों के लिए ले जा सकते हैं और मैंने परमिशन भी ले ली। इतना बोल आदि को देखती है। आदि खुश होकर गौरी के गले लग जाता है। गौरी भी खुश होकर आदि को अपने गोद में उठा लेती है। इस वक्त दोनों एक बहुत खुश थे। गौरी मुस्कुराते हुए रश्मि जी को देखती है और बोली, थैंक यू माँ मेरी बात मानने के लिए। रश्मि जी, कोई बात नहीं बेटा, चलो चलते हैं। इतना बोल जैसे जाने के लिए बाहर आती है कि देखते हैं रुद्र अपनी कर पर पीठ टिक कर खड़ा अपने मोबाइल को चलते हुए गौरी और रश्मि जी की वेट कर रहा था। गौरी और रश्मि जी रुद्र को देख उसके पास आती है। रश्मि जी बोली, हाँ बेटा तुम यहाँ। रुद्र अपने आंखों के चश्मे को हटाते हुए एक नज़र गौरी को देखा है, जो आदि को अपनी गोद में लिए हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आ रही थी। गौरी की गोद में आदि को देख रुद्र को जलन हो रही थी, इसलिए वो रश्मि जी को देखते हुए बोला, वो मैं जल्दी खाली हो गया था, बस इसलिए आपको लेने आ गया। आप कार में बैठिए, मैं गौरी को लेकर आता हूँ। इतना बोल गौरी के पास चला जाता है। रश्मि जी रुद्र को देख मुस्कुरा देती हैं। रुद्र गौरी के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोला, तुमको चोट लगी है और तुम ऐसे क्यों चाल रही हो। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल हूँ और अब आदि से मिलकर और ठीक हो गई ही, चलिए चलते हैं। इतना बोल गौरी आगे चली जाती है और रुद्र गौरी को जाते हुए देख गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ये लंकी पागल है, क्या जरूरत है
एक लड़के को गोद में उठाने की। इतना बोल जलनबारी नजरों से आदि को देखता है और गौरी के पीछे पीछे कार के पास आ जाता है। गौरी पीछे पैसेंजर सीट में आदि को लेकर बैठ जाती है और रश्मि जी को आगे की सीट में बैठा देती है। रुद्र जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और शीशे से एक नज़र गौरी को दिखाता है, पर गौरी तो आदि पर बिजी थी, उसे रुद्र का ख्याल ही नहीं था। यहाँ खुद को इग्नोर होता देखा रुद्र गुस्से में स्ट्रेन पकड़ लेता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। रुद्र की नज़ारे बार बार गौरी पर जा रही थी। वही गौरी आदि के सर को अपनी गोद में रख उसे सुलाने लगती है। रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली, गौरी तुमको बच्चे पसंद है? गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना मेरा फेवरेट काम है। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। वही रुद्र गौरी को देखते हुए धीरे से मन में बोला, बच्चे पसंद है और उनके साथ खेलना तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मेरी जान तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इतना बोल शैतानी स्माइल कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ रीत अपने घर आ गई थी। वो काफी थक चुकी थी। वहाँ पार्थ गिफ्ट लेकर घर जाता है और पल्लवी जी को अपने कार में बैठे हुए वहां से तनु के घर के लिए निकल जाता है। पल्लवी जी एक नज़र पार्थ को देखती है जो बहुत खुश था और बोली, तुमने उनकी फैमिली के बारे में पता किया है ना? वो कैसे लोग हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं? पार्थ बोला, माँ मुझे फैमिली का तो ज़्यादा पता नहीं है, पर मैंने तनु से पूछा था, उसने मुझे जो जैसा बताया मैंने वही किया। मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पार्थ की बातों को सुन पल्लवी जी कुछ नहीं बोलती, पर पता नहीं क्यों उनको एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। पार्थ एक नज़र पल्लवी जी को देखाता है और बोला, माँ आप ठीक तो है ना? पल्लवी जी अपनी आंखें खोल पार्थ को देखते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बहुत सालों बाद घर से बाहर निकली हूँ इसलिए। पार्थ कोई बात नहीं माँ, आपके साथ हूँ। इतना बोल पल्लवी जी का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुरा देता है। पल्लवी जी भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकती है, जो दिखने में तो सिंपल था पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पार्थ और पल्लवी जी गाड़ी से उतरकर एक नज़र घर को देखते हैं। दोनों धीरे धीरे कदमों से अंदर जाते हैं तो देखते हैं घर का माहौल नॉर्मल था। सब्जी अपने रोज के कामों में लगे थे, जिसे देख पार्थ और पल्लवी जी को अजीब लगता है, पर वो इन सब को इग्नोर कर अंदर जाते हैं। पार्थ को देख तनु खुश हो जाती है और दौड़ते हुए पार्थ के पास आती है और बोली, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तनु को मुस्कुराते देखा पार्थ भी मुस्कुरा देता है। तभी तनु की नज़र पल्लवी जी पर जाती है और वो उनको देख गाले लगाते हुए बोली, हेलो आंटी कैसी हो आप? पल्लवी जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। तनु पल्लवी जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए अंदर चलते हैं, पापा आपका वेट कर रहे हैं। पल्लवी जी और पार्थ अंदर जाते हैं तो देखते हैं अनिल जी मोबाइल को देखते हुए काफी पी रहे थे। तभी उनकी नज़र पार्थ और पल्लवी जी पर जाती है और हल्का सा मुस्कुरा कर उनको बैठने को बोलते हैं। पार्थ और पल्लवी जी बैठ जाते हैं। तभी वहां अनिल जी की वाइफ नेहा जी आ जाती है और एक नज़र पार्थ और पल्लवी जी को देख मुस्कुरा देती है। पार्थ उठकर उनको हेलो बोलता है और फिर अपनी जगह में बैठ जाता है। नेहा जी अनिल जी से थोड़ा दूर होते हुए वह भी वहीं बैठ जाती है। तनु बोली, माँ इसे मिले, यह है पल्लवी जी पार्थ की माँ और ये है पार्थ जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। दोनों लोग को देखनी है जी मुस्कुरा देती है। तभी तो मैं बोली, आंटी यह मेरी मम्मा और मेरे पापा है। पल्लवी जी नमस्ते। अब सभी बैठते। वहाँ का माहौल थोड़ा गर्म था जिसे पार्थ और तनु महसूस कर लेते हैं। तभी माहौल को देखते हुए तनु बोली, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप लोग बात करिए। इतना बोल तनु अंदर चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता रेडी करने लगती है। थोड़ी देर में तनु नाश्ता लेकर आती है। कॉफ़ी को वो सबसे पहले वह पल्लवी जी और पार्थ को देती है, फिर अपनी माँ को। अनिल जी पहले से ही काफ़ी पी रहे थे। सबको देखते हुए अनिल जी बोले, तो आप लोग बोलिए क्या बात करनी थी आपको? अनिल जी की बातों को सुन पल्लवी जी एक नज़र पार्थ को देखते हैं। पार्थ को भी अनिल जी की बातें थोड़ा अजीब लगती है, क्योंकि अनिल जी ने उनको यहाँ बुलाया था और अब वो ये सब बोल रहे हैं। पर माहौल को संभालते हुए पल्लवी जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। पल्लवी जी की बातों को सुन अनिल जी मुस्कुराते हो बोले, आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप मुझे बताएंगी? अनिल जी की बातों को सुन पल्लवी जी, पार्थ और तनु मुस्कुरा देते हैं और अनिल जी को देखते हुए पल्लवी जी बोली, हाँ भाई साहब पूछिए, आपको मुझसे क्या पूछना है, मैं आपको तब बताऊंगी।
पल्लवी जी की बातों को सुन अनिल जी हल्का सा मुस्कुरा देते और बोले, मुझे पता है आप मुझे सब बताएंगी, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो बताए मुझे, पार्थ के पिताजी कौन है और कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे भी मिलना है, आखिर मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ। मेरा भी हक बनता है कि मैं उसे परिवार के बारे में अच्छे से जान सकूं। अनिल जी की बातों को सुन पल्लवी जी का चेहरा उतर जाता है और वह अपने नजरें नीचे लेती हैं। वही ये सब देख पार्थ गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और एक नज़र तनु को देखा है। तनु घबराई हुई बैठी थी। उसे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ये क्या बोल रहे हैं। पार्थ थोड़ा गुस्से में बोला, अंकल मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी माँ से यह सवाल पूछनी चाहिए। और वैसे भी मेरे पिता का हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप भी उनसे कोई मतलब न रखें तो अच्छा होगा। और ना उनके बारे में जानने की कोशिश करें। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगा और डिटेल से। पार्थ की बातों को सुन अनिल जी मुस्कुरा देते हैं और बोले, बेटा अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे सको। वैसे भी तुमको भाले अपने पिता से मतलब नहीं है, पर मुझे है। मेरे लिए सबसे पहले तुम्हारा परिवार इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तुम। वैसे भी मैंने दुनिया देखी है, इसलिए तुमको मेरे और अपनी माँ के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम शांत बैठो, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगा। चैप्टर 104। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मेरे बारे में पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगा और डिटेल से। पार्थ की बातों को सुन अनिल जी मुस्कुरा देते हैं और बोले, बेटा अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे सको। वैसे भी तुमको भाले अपने पिता से मतलब नहीं है, पर मुझे है। मेरे लिए सबसे पहले तुम्हारा परिवार इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तुम। वैसे भी मैंने दुनिया देखी है, इसलिए तुमको मेरे और अपनी माँ के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम शांत बैठो, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगा। अब आगे। अनिल जी की बातों को सुन पार्थ अपनी मुट्ठी बांध लेता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है कि पल्लवी जी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और शांत रहने का इशारा करती है। पल्लवी जी के ऐसा करने से बात शांत हो जाता है और चुपचाप बैठकर जाता है। माहौल को बिगड़ता देख तनु बोली, पापा आप ही क्या बात कर रहे हैं, ये सब छोड़िए और आपने जिस लिए पार्थ और आंटी को बुलाया है वो बात करिए। अनिल जी मुस्कुराते हुए तनु को देखते हैं और बोल, बेटा तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, जो भी करूँगा तुम्हारे लिए ही करूँगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। अनिल जी की बातों को सुन तनु कुछ नहीं बोलता और एक नज़र पार्थ को देखती है। पार्थ नज़र नीचे किए हुए गुस्से में बैठा था, जिसे देख तनु को भी पार्थ के लिए बुरा लगता है, पर वो अभी कुछ भी बोलकर बिगड़ना नहीं चाहती थी। पल्लवी जी अनिल जी को देखते हुए बोली, भाई साहब पूछिए, आपको मुझसे क्या पूछना है, मैं आपको तब बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे बच्चों की खुशियों का सवाल है और मैं इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ। पल्लवी जी की बातों को सुन अनिल जी मुस्कुराते हुए बोले, आपने सही कहा, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपने बताया नहीं आपके पति का क्या नाम है और वह क्या करते हैं? पल्लवी जी बोली, मैं और मेरे पति का बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं और हमारा एक दूसरे से अब कोई रिश्ता नहीं है। कई सालों से तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। अनिल जी, तो ऐसा है तो आप उनका नाम क्या है? पल्लवी जी एक गहरी सांस लेते हैं और पार्थ को देखते हैं। बात पल्लवी जी के हाथ को पकड़ते हुए ना से हिलता है। पार्थ को देख पल्लवी जी हल्का सा मुस्कुरा देती है और अनिल जी को देखते हुए बोली, महेंद्र राजपूत नाम है। पल्लवी जी के मुंह से महेंद्र राजपूत सुन अनिल जी बोले, आप दोनों अलग क्यों हुए, उसकी वजह क्या थी? पल्लवी जी बोली, हमारे बीच लड़ाई झगड़ा और बहुत कुछ है जिसे मैं अभी यहाँ बात नहीं सकती हूँ। पल्लवी जी की बातों को सुन अनिल जी मुस्कुरा देते हैं और बोल, बहन जी अब हम रिश्तेदार होंगे, हमारे बीच कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा बहुत मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज़ आप इससे बुरा मत मानिएगा। वह क्या है ना, एक बेटी का बाप हूँ मैं, थोड़ा बहुत छानबीन तो करनी ही पड़ती है, आजकल के लोगों का क्या भरोसा। इतना बोल पहले बिजी और बात को देख मुस्कुराने लगते हैं। पार्थ के गुस्से का बांध धीरे धीरे टूट रहा था। वह खुद को कैसे शांत किए हुए बैठा था वह उसी को पता था। अनिल जी बोले, तो बताए कैसी लड़ाई और झगड़े होते थे आप दोनों के बीच ताकि आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया। अनिल जी की ऐसी डायरेक्ट बातों को सुन पल्लवी जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या बोले, इसलिए वह गहरी सांस लेती है और जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं तभी बीच में बात बोल, बस बहुत हुआ, अब एक शब्द नहीं। पार्थ की बातों को सुन सभी उसी को देखने लगते हैं। पल्लवी जी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर पार्थ पल्लवी जी को एक नज़र देखता है और बोला, बस माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगी। कितना बोल अनिल जी को देखते हुए बोला, तो अंकल क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे?
बात की बातों को सुन अनिल जी थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, पर खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना है, तुमको मैं बता दूंगा। पार्थ अनिल जी को देखते हुए बोला, तो आपने भी तो दूसरी शादी की है, मैंने सुना है तनु आपकी दूसरी पत्नी की बेटी है, तो बताए आपने अपनी पहली पत्नी को क्यों छोड़ा। पार्थ की बातों को सुन अनिल जी तनु और नेहा जी पार्थ को देखते हैं। तनु पार्थ को शांत रहने का इशारा करती है, पर पार्थ उसे इग्नोर कर अनिल जी को देखा है और बोला, तो बताए अंकल आपने अपनी पहली पत्नी को क्यों छोड़ा। अनिल जी गुस्से से पथ को देखते हैं, पर खुद को शांत करते हुए बोले, मैं उससे प्यार नहीं करता था और मेरी जबरदस्ती शादी की गई थी, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। अनिल जी की बातों को सुन पार्थ हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, ओह तो आपने सिर्फ एक छोटे से रीजन के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। क्या पता आप उनके साथ रहते तो एक न एक दिन आपको उनसे प्यार हो जाता। आपने उन्हें एक मौका भी नहीं दिया और उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। फिर भी आप मेरी माँ से ऐसे सवाल कर रहे हैं, किस हक से, जब आपने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी की, ये सब जानते हुए भी। मैं और मेरी माँ ने आपसे एक सवाल नहीं किया और ना ही आपकी बेटी से, फिर आपने मेरी माँ से ऐसे सवाल क्यों किए। आपको पता है मेरी माँ ने मेरे पिताजी को इसलिए छोड़ क्योंकि वो उन्हें परेशान भी करते थे और फिर दूसरी शादी भी कर ली, पर मेरी माँ सिर्फ मेरे लिए आज तक ना कभी दूसरी शादी की और ना ही इस बारे में सोचा। फिर आपको क्या ज़रूरत है मेरे पापा के बारे में जानने की, क्योंकि मेरी माँ ही मेरे माँ और पापा दोनों ही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने पापा के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। पार्थ की बातों को सुन अनिल जी गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं और बोले, बस बहुत हुआ, तुम अब बदतमीजी कर रहे हो। अनिल जी की बातों को सुन पार्थ टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, शुरुआत अपने की थी, मैं सिर्फ आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरे जवाब को बदतमीजी समझने की गलती मत करिएगा, अभी आपने मेरी बदतमीजी देखी नहीं है। पार्थ अनिल जी को देखते हुए बोला, मुझे आपसे सिर्फ एक जवाब चाहिए, क्या आप मेरे और तनु के रिश्ते के लिए हामी भरते हैं या नहीं। पार्थ की बातों को सुन अनिल जी खड़े हो जाते हैं और बोले, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और ना कभी भी मैं अपनी बेटी को एक ऐसे घर में भेजूंगा जहां परिवार के नाम में सिर्फ माँ और बेटा हो, ना उनके खानदान का पता, ना रिश्तेदार का पता। कैसे मान लो तुम्हें कि तुम्हारे पापा का नाम महेंद्र राजपूत ही है, क्या पता। अनिल जी की बातों को सुन बात गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि पल्लवी जी उसका हाथ पकड़ लेती है और आंखों से शांत रहने के लिए बोलती हैं। पार्थ ना में सिर हिलाता है। पल्लवी जी गुस्से में उसे देखती हूँ, जिससे पार्थ खुद को शांत कर किनारे हो जाता है। पल्लवी जी आगे आते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मुझे लगा आप हमसे रिश्तेदारी करना चाहते हैं, इसलिए आप ये सब पूछ रहे हैं और हमारे बारे में जानना चाहते हैं, पर आपकी बातों को सुनकर मुझे पता चल गया कि आप हमसे रिश्तेदारी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने तो यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। तो अब मेरी बात भी सुन लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा खानदान है कि नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं कि नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपने बेटे से, और मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अगली बार मेरे बेटे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरवान को भी एक बार ज़रूर झांक लीजिएगा। और सही बात मेरी बेटी की, मेरा आपसे वादा है, आपसे भी अच्छे और ऊंचे खानदान में मैं अपनी बेटे की शादी करूंगी। उस दिन आपके इस घमंड वाले सर को मैं नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी पल्लवी राजपूत नहीं। पल्लवी जी की बातों को सुन अनिल जी हंसने लगते हैं और बोले, हमसे ऊंचा खानदान, आप हमारे बराबरी के खानदान में भी अपनी बेटी की शादी कर देती हैं तो मैं आपके चरण धोकर पीऊंगा। आपके बैकग्राउंड को जानने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई इज्जतदार फैमिली आपको अपनी बेटी देगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले खानदान मायने रखता है, उसके बाद कुछ भी पैसे तो कोई भी कमा सकता है। अनिल जी की बातों को सुन पल्लवी जी मुस्कुरा देती है और बोली, यह आपने सही कहा, पैसे तो कोई भी कमा सकता है, बस इज्जत हर किसी के नसीब में नहीं होती है। पल्लवी जी एक नज़र तनु को देखती हैं और बोली, मुझे माफ़ करना बेटा, अब मैं तुम्हारे और पार्थ के रिश्ते के लिए कभी नहीं करने वाली और ना ही तुम्हारी शादी कभी भी मेरे बेटे से होगी, इसलिए तुम मेरे बेटे को भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। पल्लवी जी की बातों को सुन तनु रोते हुए पार्थ को देखती हैं और बोली, प्लीज़ आंटी ऐसा मत बोलिए, मैं पापा को समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं पार्थ से बहुत प्यार करती हूँ। पार्थ एक नज़र भी तनु की तरफ नहीं देखा है, जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। तनु पार्थ का हाथ पकड़ लेती है और बोली, पार्थ तुम भी कुछ बोलो ना, बस एक बार आंटी को समझो, वो जरूर समझेंगे तुम्हारी बात को। इतना बोल रोने लगती है। तनु वहाँ बच्चों की तरह रो रही थी और सभी कुछ समझने की कोशिश कर रही थी।
पर अब कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। पार्थ तनु से हाथ छुड़ाते हुए बोला, जो तुम अभी बोल रही हो उसे तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। जब तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से ऐसे सवाल पूछे थे उस वक्त तुम्हें बोलना चाहिए था कि मेरी माँ ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगी। तुमने नहीं बोला, क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता टूटे। लेकिन अब तुमने देर कर दी। अगर तुम ये सब पहले बोलती तो मैं भी अभी अपनी माँ को रोकता। पर अब मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। और अब मेरी माँ जिस भी लड़की से बोलेंगी मैं शादी कर लूँगा। इसलिए अब तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि इस जन्म हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होने वाला है। इतना बोल पार्थ अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से चला जाता है। तनु आंखों में आंसुओं को लिए पार्थ को देखती है। पल्लवी जी नेहा जी को नमस्ते कर जाने लगती है। तभी तनु उनको रोकते हुए बोली, आंटी प्लीज रुक जाए, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। इतना बोल रोने लगती हैं। तनु को ऐसे रोता देख पल्लवी जी को अच्छा नहीं लगता है। पल्लवी जी तनु का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा ऐसे मत रो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तनु बस एक मौका, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। तनु की बातों को सुन पल्लवी जी गहरी सांस लेती हैं और एक नज़र अनिल जी को देखती हैं, जिनकी आंखों में अभी भी उनके लिए नफरत साफ दिख रही थी। फिर तनु को देखती हैं, जो एक बच्चे की तरह रो रही थी। पल्लवी जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। 15 दिन है तुम्हारे पास, तब तक में तुम अपने पापा को मना लो, वरना 16वें दिन मैं अपनी बेटे की शादी कर दूंगी और उसके के बाद तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करना। पल्लवी जी की बातों को सुन तनु अपने आंसुओं को पूछते हुए बोली, मुझे मंजूर है। चैप्टर 105। तनु की बातों को सुन पल्लवी जी गहरी सांस लेती हैं और एक नज़र अनिल जी को देखती हैं, जिनकी आंखों में अभी भी उनके लिए नफरत साफ दिख रही थी। फिर तनु को देखती हैं, जो एक बच्चे की तरह रो रही थी। पल्लवी जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। 15 दिन है तुम्हारे पास, तब तक में तुम अपने पापा को मना लो, वरना 16वें दिन मैं अपनी बेटे की शादी कर दूंगी और उसके के बाद तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करना। पल्लवी जी की बातों को सुन तनु अपने आंसुओं को पूछते हुए बोली, मुझे मंजूर है। अब आगे। इतना बोल तनु पल्लवी जी के हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू आंटी मेरी बात मानने के लिए। पल्लवी जी तनु के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हें और पार्थ को एक मौका देना चाहती हूँ, ताकि आगे चलकर मुझे कोई पछतावा ना रहे कि मैं तुम लोगों को एक मौका नहीं दिया, इसलिए तुम भी इस मौके का सही उपयोग करना। इतना बोल पल्लवी जी अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से चली जाती है। तनु पल्लवी जी को जाते हुए देखा अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और अनिल जी को देखते हुए बोली, पापा आपने जो भी किया वो सही नहीं था। आपको तो पता है ना, जब आपने माँ से शादी नहीं की थी तो आपकी लाइफ कैसी थी, फिर भी आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपको अपनी बेटी से ही हमेशा के लिए दूर जाना पड़े। मैं पार्थ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी भी हालत में उन्हें नहीं खो सकती, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी बात को मानिए और जाकर पार्थ और आंटी से माफ़ी मांगिए। ये सब सुन अनिल जी बोले, तुम्हारी माँ और उस लड़के में धरती आसमान का अंतर है। तुम्हारी माँ एक अच्छे परिवार से थी और उसके खानदान का नाम था भी बहुत बड़ा है, पर उस लड़के के पास ना परिवार है और ना ही खानदान। मैं कैसे हाँ बोल दूँ? ये सब सुन तनु गुस्से में बोली, पापा आपके कहने का मतलब क्या है? आप मन से प्यार नहीं करते बल्कि उनके परिवार और खानदान से प्यार करते हैं। ये सब सुन अनिल जी चुप हो जाते हैं और बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, रिश्तेदारी अपने बराबरी में ही अच्छी लगती है, ना कि ऐसे परिवार की जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो। तनु बोली, मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ पार्थ से ही प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, इसलिए आप ये बेकार की जिद छोड़ दीजिए और मेरे और पार्थ के रिश्ते के लिए मान जाए। ये सब बोल तनु अपने कमरे में चली जाती है। अनिल जी गुस्से से नेहा जी को देखते हैं और बोले, देख रही हो तुम्हारी बेटी कितनी बिगड़ गई है, अब तो उसे हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। नेहा जी बोली, आप भी तो समझने की कोशिश करिए, मुझे तो पार्थ पसंद है, वो बहुत अच्छा लड़का है और हमारी बेटी उसके साथ खुश भी रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ गुस्से में गाड़ी चला रहा था। तभी पल्लवी जी एक नज़र पार्थ को देखती हैं और बोली, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत बोला है वहाँ? पल्लवी जी की बातों को सुन पार्थ बोल, नहीं माँ, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है, आपने जो भी बोला सब सही बोला है और मैं आपके इस फैसले की कद्र भी करता हूँ, इसलिए आप जिससे बोलेंगी मैं उसी से शादी करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। पल्लवी जी पार्थ को देखते हुए बोली, तनु बहुत अच्छी लड़की है
मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज जो भी हुआ उसके बाद मैं तनु और तुम्हारे रिश्ते के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन तनु के पिताजी अपनी गलती मानेंगे तो मैं इस रिश्ते के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपने प्यार को खो दो। पर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि तनु के पिताजी तुम्हारी कद्र करें, ताकि भविष्य में कभी भी तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो। मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसा परिवार चाहिए जो तुमसे प्यार करे और तुम्हारे साथ खड़ा रहे। पल्लवी जी की बातों को सुन बात कुछ भी नहीं बोलता और हाँ में सिर हिला देता है। यहाँ दूसरी तरफ रुद्र, गौरी और रश्मि जी घर आती है, साथ में आदि भी था। सभी को घर आते देख रीत दौड़ते हुए उनके पास जाती है और बोली, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हम लोग माँ के साथ आश्रम गए थे, बस वहीं से आ रहे हैं। तभी रीत की नज़र आदि पर जाती है। रीत आदि को देख मुस्कुराते हुए बोली, ये कौन है? हाय कितना क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह। रीत की बातों को सुन आदि गौरी को देखता है। गौरी हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी रीत आदि के गाल पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो आदि गौरी के पीछे छुप जाता है। आदि को ऐसे गौरी के पीछे छुपते देख रीत बोली, यार ये मुझे डर क्यों रहा है? मैं तो बस इसे थोड़ा सा खिलाना चाहती हूँ। रीत की बातों को सुन गौरी नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोली, आदि ये रीत दीदी है और ये आपकी अच्छी दोस्त बन सकती है अगर आप चाहोगे। गौरी की बातों को सुन आदि एक नज़र रीत को देखता है। फिर गौरी रीत पल के झपकते हुए आदि को देखती है। तभी आदि आगे आते हुए बोला, हेलो मेरा नाम आदित्य है। आदि के हाथ को देख रीत उसे पकड़ लेती है और गले लगाते हुए बोली, और मेरा नाम रीत है। इतना बोल आदि के गाल को चूम लेती है। तभी रश्मि की रीत को देखते हुए बोली, रीत मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रीत हाँ माँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। रश्मि जी कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो तुम कॉलेज मत जाना। रीत ये सब सुन आंखें बड़ी कर रश्मि जी को देखते हुए बोली, माँ आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। रीत की बातों को सुन रश्मि जी बोली, वो संध्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका बेटा है आदर्श खुराना, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। बस एक बार तुम भी उसे मिला लो और बात कर लो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें उससे शादी करनी है या नहीं। मैं तो सिर्फ एक बार मिलने के लिए बोल रही हूँ। रश्मि जी ये सब बहुत प्यार से बोल रही थी, जिसे सुन रीत मन मार कर बोली, अच्छा ठीक है, सिर्फ मैं उसे मिलूंगी, उसके बाद आप मुझे फोर्स नहीं करेगी। रश्मि जी मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है। थोड़ी देर में सभी खाना खाते हैं। रुद्र अपने रूम में आ जाता है और अपने काम को करने लगता है। वहीं गौरी आदि को लेकर रीत के कमरे में चली जाती है। गौरी, रीत और आदि एक साथ खेलते हैं और थोड़ी देर में थक कर लेट जाते हैं। गौरी आदि को कहानी सुनाने लगती है और कहानी सुनाते सुनते तीनों कब से जाते हैं पता ही नहीं चलता। आदि दोनों के बीच में सो रहा था। यहाँ रुद्र गौरी का वेट कर रहा था। काम करते हुए काफी टाइम हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है, पर अभी भी गौरी नहीं आई थी। रुद्र अपने लैपटॉप को बंद करते हुए उठकर रीत के कमरे की तरफ से जाता है और हल्के से गेट को नॉक करता है, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है, जिससे वो धीरे धीरे गेट को खोल अंदर जाता है और अंदर का नजारा देख रुद्र की भौहें सिकुड़ जाती है और वो आदि को घूर कर देखता है। आदि गौरी की कमर को अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से पकड़कर सो रहा था। गौरी भी उसे अच्छे से पकड़े हुए थी। ये सब देख रुद्र अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ये लड़की मुझे भूलकर यहाँ सो रही है। मुझे भूलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोना? अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोल रुद्र धीरे धीरे कदमों से गौरी के पास जाता है और शक नजरों से गौरी और आदि को देखता है। फिर धीरे धीरे आदि के हाथ को गौरी की कमर से छुड़ा लेता है और गौरी को गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले आता है। यहाँ गौरी गहरी नींद में थी, उसे तो एहसास ही नहीं था कि उसके साथ अभी हो क्या रहा है। रुद्र एक नज़र गौरी के चेहरे को देखा है और उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। रुद्र गौरी को लेकर अपने रूम जाता है और उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है। गौरी को अपनी गोद में लेकर सावर के नीचे खड़ा हो जाता है और सवार ऑन कर देता है। पानी की ठंडी ठंडी बूंदें गौरी के चेहरे और शरीर पर पड़ती है, जिससे गौरी घबरा जाती है और जल्दी से अपनी आंखें खोल इधर उधर देखने लगती है। अपने समाने रुद्र को देख उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा लेती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, सोना मैं तो बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपने चेहरे को उसके सीने से निकाल रुद्र को देखने लगती है
और रुद्र को घूरते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए। गौरी की बातों को सुन रुद्र उसे अपनी गोद से उतर देता है। पानी गौरी के ऊपर गिर रहा था। अब गौरी पूरी तरह से भीग गई थी। गौरी की साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी, जिससे उसका गोरा बदन और परफेक्ट बॉडी दिख रही थी, जिसे देख रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी के कान के पास जाते हुए बोला, यू आर सो हॉट सोना। रुद्र के मुंह से ऐसी बातों को सुन गौरी चिढ़ जाती है और रुद्र को धक्का देते हुए रुद्र को खुद से दूर करती है और वहां से जाने लगती है। तभी रुद्र गौरी के हाथ को पकड़ उसे दीवार पर सटा देता है और अपनी इंटेंस नजरों से गौरी को देखते हुए बोला, सोना कहाँ जा रही हो? अभी मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। रुद्र की ऐसी बातों को सुन गौरी की आंखें बड़ी हो जाती है। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? छोड़िए, मुझे ठंड लग रही है। रुद्र गौरी के होठों को अपनी उंगली के छूते हुए धीरे से बोला, बस थोड़ी देर में तुम्हारी ठंड को दूर कर दूंगा। गौरी कुछ बोलती उससे पहले रुद्र अपने गर्म होठों को गौरी के होठों पर रख देता है और चूमने लगता है। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखती है। गौरी शांत खड़ी थी। गौरी को ऐसे देख रुद्र उसकी कमर को सहला रहा था। तभी उसकी कमर को कसकर दबा देता है, जिससे गौरी की आह निकल जाती है। गौरी के मुंह खुलते ही रुद्र उसके मुंह पर अपनी जीभ डाल उसे किस कराने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में रुद्र गौरी से थोड़ा दूर हो जाता है और गौर से गौरी के गोरे बदन को देखता है। उसके बदन पर लाल साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही गौरी अभी भी अपनी सांसों को काबू कर रही थी। रुद्र एक झटके में गौरी की साड़ी के आंचल को इसके सीने से अलग कर देता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी चौंक जाती है। गौरी जल्दी से अपने सीने में अपने हाथों को रख लेती है और रुद्र को देखते हुए बोली, आज नहीं। गौरी की बातों को सुन रुद्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, तुमको लगता है अब मैं रुकने वाला हूँ? वैसे भी मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।